तो यार ये 5 सेक्शन थे, काइनेमेटिक्स पार्ट, लॉज ऑफ मोशन पार्ट, वर्क एनर्जी पार्ट, इंपल्स पार्ट एंड मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट। इन 5 सेक्शन में हमने अब तक मैकेनिक्स को पढ़ा है, तो रोटेशन मैकेनिक्स को भी इन्हीं 5 सेक्शन में पढ़ना है। तो जब भी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो तुरंत ध्यान आना चाहिए, अच्छा ऐसी लैंग्वेज इस टॉपिक में होती थी तो उसके फॉर्मूले रिकॉल कराना, उसके या उसके एनालॉगस, है ना। ऐसी थ्योरी, ऐसी लैंग्वेज एलओएम में होती थी तो उसके एनालॉगस, है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें उसके एनालॉगस दिमाग में फ्लोट करना चाहिए। बात क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें ये 5 सेक्शन टच होने वाले हैं। तुम कह रहे हो दोबारा क्यों बोला जा रहा है, रिकॉर्डिंग अभी चालू है ना यार। हाँ भाई, ये एक डिस्क है। जब मैं डिस्क कहता हूं तो सब लोग इमेजिन कर सकते हैं ये पूरा इसमें मास है और इसमें धागा बांध के 5 न्यूटन का किसी एजेंट ने फोर्स लगाया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होगा। उससे भी पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 0.5, टॉर्क ऑन द बॉडी। टॉर्क ऑन द बॉडी, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। टॉर्क ऑन द बॉडी बताना है, फिर क्रम से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। इस डिस्क पर कितना टॉर्क है, शुरू हो जाएं। जरूरत पड़े तो पीछे पलट के फॉर्मूले देखें, बगल वाले की मदद ना लें। हाँ आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते जाएं, अभी तक सही है। हाँ भाई, टॉर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है। टॉर्क के लिए फॉर्मूला याद आना चाहिए, उसका पर्सनल फॉर्मूला F इंटू आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो क्या करना ठीक रहेगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, आर परपेंडिकुलर कितना है, दिख रहा है किसी को। आर परपेंडिकुलर टेंजेंशियल लगाया गया, उसके परपेंडिकुलर दूरी है
2 मीटर, तो टॉर्क आ गया 10 न्यूटन मीटर। कितने लोगों ने कर लिया यार पहला क्वेश्चन? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये डिस्क है और देखो यार इसका की दिखाया गया है, नेचुरल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। तो ये आ जाएगा 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कितने लोग आ गया यार? आगे बढ़ते जाए, स्मॉल मिलाते जाए, लार्ज बनाते जाए। क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर एक्सेलेरेशन लाना है। बता, गिवन फोर्स के लिए अगर लीनियर एक्सेलेरेशन लाना होता था तो हम न्यूटन का सेकेंड लॉ यानी F बराबर ma लगाते थे। गिवन टॉर्क के लिए अगर अल्फा लाना है तो उसी का भाई डिस्कशन, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाना है। ये टॉर्क की थ्योरम है, ये टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला है, ये टॉर्क की थ्योरम है। तो अल्फा कितना आ गया? ये आ गया टाउ बाई आई। टॉर्क है 10 और आई है 4, 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की यूनिट है रेडियन। कितने लोगों का हो गया भाई अल्फा? क्लियर है? मुझसे पहले ही होना चाहिए तभी कोई फायदा है। आगे बढ़े, करते जाएं, एनालॉगी ढूंढें। देखो यार खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में सब सेट हो जाएगा, और अगर सब कॉपी करने की कोशिश करेंगे, सही जा रहे हो और आगे बढ़ो। लेकिन मुझे याद आ रहा है 1250 आता था, कुछ 625 क्यों आया है? ओमेगा कितना है? 25 शायद। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो बता, लीनियर मैकेनिक्स में कुछ टाइम बाद v पूछा जाए गिवन एक्सेलरेशन के लिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला रिकॉल करते थे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां हमें कौन सा रिकॉल कराना? उसका भाई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है, एल्फा 2 पॉइंट, तो ये आएगा 25 रेडियन पर सेकेंड। कितने लोग आ गया यार? मुझसे आगे रहना है सबको। क्वेश्चन नंबर 4, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। लीनियर डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए क्या होता था? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका भाई फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। शुरू में ये रेस्ट पे है, एल्फा 2.5 आया है इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है भाई? 125 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो रेडियन। कितने लोग आ गया यार? क्वेश्चन नंबर 5,
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द डिस्क। कौन सा टॉपिक छू लिया हम लोगों ने? देखो यार, काइनेमेटिक्स छू लिया, एलओएम छू लिया, अब हम क्या छू रहे हैं? वर्क एनर्जी। तो देखो यार, वर्क एनर्जी की थ्योरम मॉडिफाइड या नई नहीं है, थ्योरम वही है। क्या बदला था? वर्क और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बदल गया था और वर्क के फॉर्मूले आ गए थे। एक्सपोजर में फ्रीक्वेंसी नहीं है, किसी और में होगी। मोड आयरिस अभी 100 किया है तो थोड़ा बेटर हुआ है, 50 में और अच्छा आ गया। ठीक है, 50 में सही आ गया। ठीक, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा फेडेड फेडेड इमेज, पता नहीं, बहुत क्लियर नहीं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्या पढ़ा है हम लोगों ने? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, डब्ल्यू ऑल इक्वल टू होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल बदर, के इनिशियल कितना था? रेस्ट पे था, के इनिशियल 0 था। के फाइनल होगा हाफ आई ओमेगा, हाफ एम बी स्क्वायर का भाई डिस्कशन, हाफ एम बी स्क्वायर नहीं, उसका एनालॉगस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितने लोगों ने कर लिया यार ये? आई कितना है? 4, ओमेगा कितना है? फाइनल ओमेगा 10 सेकेंड बाद। ओके, ये मुझे लिखना चाहिए इन 10 सेकेंड, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं कितनी देर का, तो 10 सेकेंड बाद के लिए डब्ल्यू ऑल पूछा है, उसमें लिखा है। ओके, तो फाइनल ओमेगा है 25 स्क्वायर, तो ये आंसर आ रहा है 1250 जूल। कितनों का आ गया? क्या वर्कडन लाने के और भी तरीके हैं? देखो यार, एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, तो वर्कडन हम और भी तरीकों से ला सकते हैं। देखो यार, वर्क होता है टाउ थीटा, टाउ कितना था? 10, और थीटा कितना है? 125, तो भी 1250 आएगा कि नहीं? क्या एक और, क्या वर्क का फॉर्मूला ये मॉडिफाई हुआ है, पुराना गलत नहीं हुआ है? तुम ऐसे सोचो, जब बॉडी कुछ थीटा कवर करती है तो साथ में एस की दूरी भी तो कवर करती है, और फोर्स और एस के बीच में 0 डिग्री का एंगल रहेगा हमेशा। तो क्या वर्क के लिए एफ एस कॉस 0 भी लगा सकते हैं? ये गलत थोड़ी है, लेकिन उसके लिए एस लाना पड़ेगा, और एस होगा आर थीटा, तो भी हम इसको कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। एस को आर थीटा लिख दो, एफ 5 न्यूटन लिख दो, तो भी आंसर आएगा। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, पावर डिलीवर्ड ऑन द डिस्क बाय एक्सटर्नल टॉर्क। कितने लोग का हो गया यार? बाकी लोग अभी देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला है, सोच ले, देख ले। हो गए सारे?
पता है पावर के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, वहां क्या होता था पावर, एफ वी कॉस जीरो, तो यहां टाउ ओमेगा हो जाएगा। टाउ कितना है, ये इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है भाई, तो इंस्टेंटेनियस पावर एफ वी कॉस जीरो होता था। सब सेम सेंस वाला मामला हो तो ये सेम सेंस वाला मामला है, तो ये हो जाएगा टाउ ओमेगा। टाउ कितना है 10 और ओमेगा है 25, तो ये आएगा 250 वॉट, 250 वॉट। सेवेंथ क्वेश्चन कितना लोग का हो गया यार भाई, पलट के देखो, रिकॉल करो, अपने आप जब कोशिश करोगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, सब सिंपल लगने लगेगा। और रिकॉल ही नहीं हो रहा है दिमाग में, पुरानी मैकेनिक्स ही गायब है, तब तो दिक्कत है। एवरेज पावर डिलीवर्ड ऑन द डिस्क अप टू टाइम 10 सेकेंड। बताओ अच्छा एवरेज पावर क्या होता था, याद करो। ये डेफिनेशन ना एनालॉगस है, ये मॉडिफाइड नहीं हुई है, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। पावर होता क्या है, वर्क बाय टाइम, वर्क मॉडिफाइड हुआ है, पावर की डेफिनेशन मॉडिफाई, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 10 सेकेंड है और 10 सेकेंड तक का वर्क अभी अभी हमने लाया था कि नहीं 1250, तो ये आ गया 125 वॉट। तो वर्क पावर एनर्जी में आने वाले अब तक आने वाले जितने भी टर्म हो सकते थे वो सब मैंने छू लिए हैं। ये 7 था, ये 6 था, ये 6 था, ये 7 था। 8th क्वेश्चन, एंगुलर इंपल्स imparted, इट्स नॉट इंपोर्टेड, imparted ऑन द डिस्क अप टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक कितना एंगुलर इंपल्स उसको मिला। जनता बताए एंगुलर इंपल्स क्या होता है। एंगुलर इंपल्स के एक थ्योरम है और एंगुलर इंपल्स का एक पर्सनल फॉर्मूला है, क्या लगाना चाहेंगे। पर्सनल फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ इंटू टी का भाई, इंपल्स लीनियर इंपल्स होती है, एंगुलर इंपल्स है, और एंगुलर इंपल्स का टाउ इंटू टी होता था। थ्योरम है आई ओमेगा फाइनल माइनस, उससे भी कर सकते हैं। कितने लोगों ने थ्योरम से किया है, कितने लोगों ने पर्सनल फॉर्मूले से किया है। वैसे जिसका पर्सनल फॉर्मूले तो पहले पर्सनली ट्राई करना चाहिए, मोहल्ले की बारी बाद में आती है ना। जबरदस्ती मोहल्ले में जाके कार मांगो कि हमें आज अपना कार निकालने का मन नहीं कर रहा है, ये थोड़ी बात होती है। तो पहले पर्सनल फिर मोहल्ला। तो टॉर्क कितना 10 और कितने टाइम बाद 10 सेकेंड, तो ये आएगा 100 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की यूनिट होगी न्यूटन नहीं सेकेंड। टॉर्क की यूनिट जूल जैसी होती है, तो हम न्यूटन मीटर सेकेंड लिखें, न्यूटन मीटर सेकेंड, या इसको जूल सेकेंड लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन मीटर जूल भी होता है, तो टॉर्क की यूनिट जूल भी चलती है। हाँ भाई यहीं तक है या कुछ और है। तो इस क्वेश्चन में मैंने सारे पार्ट छू लिए हैं। काइनेमेटिक्स पार्ट सर्कुलर मोशन में हमने खूब मात्रा में कर लिया है, पूरा स्ट्रक्चर याद है, मैंने सर्कुलर मोशन के दौरान दिखाया था, और सर्कुलर मोशन के दौरान हमने लगभग हर सेक्शन थोड़ा थोड़ा छुआ था। अरे वो टेबल याद है ना भाई, ये वाली टेबल जो दिख नहीं रही, ये वाली टेबल याद है ना यार। हाँ इसीलिए कि तुम्हें बिना देखे याद आ जाए। अब इस स्टेज में धुंधला ही होता चला जाएगा आगे, पुराने टॉपिक क्लियर मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर दिखना चाहिए, मैं तो केवल इशारा करने के लिए बनाया हूं। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये गलती से आया है, नहीं ये प्लान्ड है यार, सब कुछ प्लान्ड है यार। कि इस स्टेज पे तुमने देखा होगा यार, फ्लैशबैक कभी कलर में नहीं आता है, ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, क्योंकि रिकॉल कराना है, पूरा रिवाइज थोड़ी कराना है। ये मन की आंखों से देखो सब दिखेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेरिएबल एक्सेलेरेशन हर कैटेगरी को हमने छुआ था, और छू के याद दिलाया था, लीनियर काइनेमेटिक्स से सीधे सीधे मैच कराया था। तो ये सारे फॉर्मूले यहां पर भी रोटेशनल मैकेनिक्स में भी काम करेंगे, और क्योंकि इस पे हम काम कर चुके तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम किस में आ रहे हैं, एलओएम पार्ट।
मैं पूरे मैकेनिक्स को, रोटेशनल मैकेनिक्स को पुराने टॉपिक के एनालॉगस कवर कराने वाला हूं। एलओएम पार्ट दो ही फॉर्मूलों के इधर उधर घूमता रहा है परमानेंटली, एफ नेट बराबर एम ए या एफ नेट बराबर 0। बेसिकली एफ नेट बराबर 0 का मतलब होता था राइट वाला लेफ्ट के बराबर है, ऊपर वाला नीचे के बराबर है। तो यहां भी ऐसी बातें होंगी समय आने पर। अभी फिलहाल हम लोग ये दो हैं नीट वाले, वो भी करेंगे हम लोग। ये बताओ जरा, एक रॉड को किसी ने ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ के छोड़ दिया तो यार क्या छोड़ते ही उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उस पर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क उसके अंदर क्या डेवलप करेगा? अल्फा डेवलप करेगा, है ना। अल्फा हमें बताना है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसने अल्फा डेवलप किया है। तो क्या लगाना चाहिए हमें? बिल्कुल थ्योरम लगाना है, टॉर्क इक्वल टू अल्फा, तभी अल्फा आएगा। मगर यार टॉर्क पहले आएगा तो अल्फा आएगा? आई और टाउ पता होगा तभी तो अल्फा आएगा। तो आई के बारे में सोचो और टाउ के बारे में सोचो। बता रही है रॉड है, रॉड के आई के बारे में सोचो। रॉड कैसे घूम रहा है? रॉड अपने एंड के अबाउट घूम रहा है, और एंड के अबाउट घूम रहा है तो आई हमने पढ़ा है कि नहीं? क्या पढ़ा है? इसी दिन के लिए पढ़ा है। आई होता है ml²/3। और मुझे बताओ टाउ का पर्सनल फॉर्मूला हमें पता है? टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर या R इंटू एफ परपेंडिकुलर, जो भी आसान लगे। तो बताओ इस रॉड को घुमाने वाला कौन है? यस, यहां यार ऐसे नहीं चलेगा आंसर कि कोई कहे सर सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है, तो हम ऊपर वाला इस तरह की बातें आध्यात्मिक नहीं करेंगे। इसको घुमाने वाला कौन है? डायरेक्ट इसका खुदा कौन है? इसका भगवान कौन है? mg। ये किसको क्रेडिट देगा? mg को। तो यार इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है, वो ना होता तो इसके अंदर घूमने की टेंडेंसी ना आती। तो फोर्स तो मिल गया mg, कितना? r परपेंडिकुलर कितना? अब सेंटर ऑफ मास पे लगा है तो ये दूरी कितनी होगी? l/2। तो टॉर्क आ गया mg l/2। टॉर्क आ गया भाई, टॉर्क आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा mg l/2 I ml²/3। तो अल्फा आ गया, कितना आ गया? 3g/2l। था आसान? खैर, एक क्वेश्चन आसान मैं हमेशा अपने लिए चुनता हूं और थोड़ा ज्यादा की उम्मीद तुम लोगों से करता हूं। एक रिंग के किनारे पे ऐसा होल किया और वहां एक एक्साइल लगा दी है और इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिया गया। छोड़ते ही क्या इसके अंदर अल्फा डेवलप होगा कि नहीं? कौन चलाना चाहता है इसको? अगेन वही बात, तो पूरे स्टेप अपने शुभ हाथों से करें। शुभ नहीं है क्या मतलब? नहा के आया करो, क्लास में अच्छी एनर्जी स्टेट रहती। ठीक, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन वो वाला है, ट्राई करें, क्या दिक्कत है? थोड़ा दिमाग ज्यादा ही सही। आकाश की टेस्ट सीरीज में तो पूछा ही जाएगा ये। देखो यार, जब फिजिक्स में कुछ ना आए तो तुम्हें यह सीखना चाहिए कि कहां पलट के देखना है। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे कि कहां पलट के देखना है, तो कुछ दिन बाद दिमाग भी तुम्हारा वहां जाने लगेगा। यही सही तरीका है यार फिजिक्स को सीखने का। बस बगल वाले की मदद ना लो, सीधे सीधे सॉल्यूशन ना देखो, बस ये देखो कि तुम्हें यार कहां देखना चाहिए, ये पता करो। तो यार एक रिंग हो गया। हाँ, थोड़ा सा गलती करी है, थोड़ा और सोचे आई के बारे में। सही है, थोड़ी सी गलती करी है, थोड़ा और सोचें। और ये गलती यार अगर यहां हो रही तो ये अच्छी बात है,
गलती तो अच्छी बात है क्योंकि आगे नहीं करोगे। हाँ भाई, तो जैसे यार यहां पे हमने टाउ बराबर आई अल्फा लगाया है, यहां भी लगाएंगे, बस आई सोचना है और टाउ सोचना है। तो बता टॉर्क इसको कौन दे रहा है, mg, जो कि सेंटर ऑफ मास पे लगा होगा, और मैंने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा है, इसका सेंटर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, तो टॉर्क कितना हो गया, अरे कितना हो गया, mg इंटू आर परपेंडिकुलर mgr। मैं यहां लिख देता हूं यार, ये थ्योरम लिखी और टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला मैंने यहां यूज कर लिया, इतनी बात में कोई दिक्कत है। इज इक्वल टू आई अल्फा, आई के बारे में और सोचेंगे, थोड़ा होल्ड करके दिमाग को। आई, क्या आई एम आर स्क्वायर होगा, अरे एम आर स्क्वायर तो अपने सेंटर के अबाउट घूमता तब होता, हमने कॉर्नर में होल बना के एक्साइल बनाई है, तो इसके अबाउट क्या होता था, पैरेलल थ्योरम लगाते थे, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कितना, 2mr स्क्वायर। तो अल्फा का आंसर आ गया g/2r। कितने लोगों ने कर लिया है सब कुछ सही सही, गलती करी है तो तुम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेड गलतियां होती हैं, हर साल मैं वही गलतियां देखता हूं, अगर तुम उससे आगे बढ़ना चाहते हो तो गलती करो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें यार, दिमाग को हैंग कराएं, फिर मैं थोड़ी सी मदद करूंगा। मैं थोड़ी सी मदद करूं क्या, हाँ यही मैं सुनने के लिए पूछा था। आई, अच्छा इसके कंपोनेंट कर दिए हैं, ठीक है ये भी सही है। फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना, 2r/√3π नहीं होता, अच्छा 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 ठीक है, 3π, ओके। और आई की जगह क्या किया है, मुझे आई वाला दे, हाँ सही तो है, सही है भाई। और कोई दिखाना चाहता है, mg इंटू कि बेटा जिसके अबाउट घूम रहा है एक्सिस, देखो mg का लाइन है और एक्सिस वाली एक्सिस एक्सिस ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, यस ये पता करना है, यस ये पता करना है, ये पता करना है। दो साइड अननोन हो जाएगी फिर, एंगल भी तो दे रखा है, एंगल कहाँ दिया है, 60 डिग्री। अच्छा वो मैं देखा नहीं। ये रिंग नहीं है भाई, डिस्क है, और डिस्क में 4r/3π होता था, cos 60, और ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, cos 60 तो sin 60 होगा ना, ये इस पे थोड़ा और सोचें, होगा ना सामने वाला, हाँ sin 60 होगा, ठीक है। बता रहे एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास, डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर होता था, 4r कितना होता था, 4r/3π, ये दूरी होती थी 4r/3π, नहीं यहां से mg लगेगा। अच्छा ऐसे सोचो, ये रॉड सीधा ना करके कोई टेढ़ा कर देता ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे, तो तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। बता यार 60 डिग्री पे कर देता ये, तो mg इधर से लगता और इसका r परपेंडिकुलर लाने के लिए हम एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये लंबाई r परपेंडिकुलर आएगी कि नहीं, याद है, हम उसका लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे और एक्सिस से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये लेंथ आएगी कि नहीं भाई। रॉड का ऐसा भी क्वेश्चन कर ही सकते थे। तो इसमें दो ट्विस्ट है एक्चुअली में, एक तो r परपेंडिकुलर में थोड़ा सा मेहनत करवाई गई है, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये दूरी r परपेंडिकुलर होगी, तो क्या करें यार, ये दूरी कैसे पता चलेगी, क्या बताओ, ये दूरी इस सेम एज ये दूरी, यहां मैं दिखा देता हूं, है ना, क्या ये एंगल के सामने वाली दूरी है कि नहीं है,
और एंगल वाले सामने की दूरी कोई बताएगा कितनी? कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट, यानी 4r/3π sin 60। बस ये सोचना था। आर परपेंडिकुलर आ गया। चलो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ आ गया mg इंटू 4r/3π√3/2। बस अब आई सोचना है तो अल्फा आ जाएगा। डिस्क का आई उसके सेंटर के अबाउट, इट्स नॉट सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर के अबाउट क्या होता था? चाहे आधी हो चाहे पूरी हो, यही होता था। कितने लोगों ने ये लाइन लिख दी है? ये कोई अनएक्सपेक्टेड लाइन नहीं है, शेप कम फ्रीक्वेंट है, बस और कह सकते हैं कि ये शेप बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। डन? हाँ, कौन सा? अभी तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, यही आया। कोई दिक्कत है इसमें? तो यार मैंने 3 शेप टच किए हैं। क्या मैं यहां पर कोई क्वेश्चन बनाना चाहूं तो स्फेयर पे नहीं बना सकता, कोन पे नहीं बना सकता? जितने शेप हमने पढ़े सब पे बना सकते हैं। और बढ़िया पोजीशन, एंगुलर पोजीशन दोनों के लिए मैं बता सकता हूं। और ग्रेविटी ही क्यों फोर्स दे, एजेंट फोर्स दे दे, ऐसा नहीं कर सकता हूं क्या? तो अनलिमिटेड तुम झांकोगे तो यार इसी कॉन्सेप्ट पे सैकड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो कुछ बन चुके हैं और कुछ भविष्य में बनेंगे। तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नए भी कर लोगे, नहीं क्लियर है तो ये भी कुछ दिन में भूल जाओगे। हाँ भाई, क्लियर है? तो तुम्हें अगर अनलिमिटेड चीजें नजर आ रही हैं तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, या तुम्हें लगता है हम फिजिक्स को पूरा कवर करके जाएंगे? कवर नहीं कर सकते भाई फिजिक्स। फिजिक्स को ऊपर चढ़ के देखा जाता है कि अच्छा इतना सब कुछ हो सकता है, बस। चलो अभी और करेंगे हम लोग। हर चीज हमें टच करना, हर कैटेगरी टच करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हर तरह का क्वेश्चन टच कर रहे हैं। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हो सकते हैं इसी कैटेगरी में। हम लोगों ने यार आइडियल पुली पढ़ी थी, आइडियल पुली याद है यार? इतनी स्मूथ कि धागा फिसले तो फिसले मगर पुली ना घूमे। कब पढ़ा था हमने? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, याद है यार? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आ गए थे? कब आए थे? अरे तुम आए किस टॉपिक पे थे? सर्कुलर मोशन। वही तो मैं, तुम हाँ तो ऐसे कह रहे हो जैसे बिल्कुल अच्छा, गोमती नगर क्लास में किया। हाँ, तो ये क्या है? आइडियल पुली। और ये क्या है? रियल पुली। पहले ये धागा तो फिसलता था, घूमता था, मगर पुली नहीं घूमती थी। हम पुली को हमेशा मास लेस लेते थे, और ये पुली कैसी है? मास वाली है। इसके अंदर मास है और ये रिजिड बॉडी की तरह घूम भी रही है। आमतौर पे हम पुली को क्या मानते हैं? अपने मन से अगर मानना पड़ जाए तो मासलेस मानते हैं और परफेक्ट स्मूथ मानते हैं। और अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये एक रियल पुली है, या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, या मास दे रखा है, तब हम उसको आइडियल नहीं मानेंगे। इसके अंदर ये है हमारी रियल पुली, हैज फ्रिक्शन, इसके अंदर फ्रिक्शन होगा, हैज मास, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब कुछ। और अगर ऐसा है तो ये जो धागा है ना, ये धागा इस पे फ्रीली फिसलेगा नहीं। यहां हो क्या रहा है? धागा जगह जगह इसकी सरकमफ्रेंस को ट्विस्ट करने में लगा है, और धागे के इसी प्रयास से ये पुली घूमी है। तो अगर धागे ने पुली को क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क दिया है, तो धागे को पुली ने किस सेंस में टॉर्क दिया होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर पूरा धागा लगातार सरकमफ्रेंस में एक अपोजिंग फोर्स झेल रहा है, तो मुझे बताओ यहां का T1
और यहाँ के T2 में क्या लगता है, कहाँ का टेंशन ज्यादा होगा। मैं पुली को क्लॉकवाइज घूमता हुआ मान रहा हूं, एक्सेलेरेट करता हुआ, इसके अंदर एक अल्फा आया है, तो कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा। T1 ने इतना इतना अपोज झेलते झेलते और T2 का अपोज झेलते झेलते, यानी इतना का अपोज झेला है और T2 का झेला है, उसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया है, तो इसका मतलब T1 ज्यादा होगा और T2, अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो T1 ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती तो T2 ज्यादा होता। यानी यहां T1 और T2 से एक जैसे, जब हम आइडियल पुली बोलते थे, है ना, तो क्लॉकवाइज केस में क्लॉकवाइज एजम्पशन के साथ हम कहेंगे T1 T2 से ज्यादा होगा, एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में नाम बदल सकता है, कल को इसका नाम T2 इसका T1 हो जाए, है ना। चलो इसको मैं राइट कह दूं, ये राइट है और ये लेफ्ट है। कुल मिला के यार ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा होना चाहिए। भाई ये ज्यादा होगा तभी तो ये क्लॉकवाइज अल्फा लाएगा, नहीं। कोई पूछे बताओ, इस रिजिड बॉडी को किसने किसने टॉर्क दिया, अरे किसने किसने टॉर्क दिया, देखकर मास को केवल इससे मतलब है कि टेंशन उसका अपोज कर रहा है, मास को इससे और कोई मतलब नहीं। पुलिस से पूछा जाए तुमको कौन घुमा रहा है, तो वो किसको क्रेडिट देगा, धागे को क्रेडिट देगा। धागे का T1 उसको किस सेंस में टॉर्क देता है, एक एक्सटर्नल की तरह देखो, तो T1 इसको, T1 अकेला होता तो इसको T1 इंटू आर का क्लॉकवाइज टॉर्क मिलता। ये क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क, ये किसने दिया है, T1 ने। T2 अकेला इसको किस सेंस में टॉर्क दे रहा है, T2 इंटू आर का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कौन जीतेगा, सीधी सी बात है यार, जिस तरफ अल्फा आएगा वही टॉर्क जीतेगा। यानी इस रिजिड बॉडी में फिलहाल दो टॉर्क हैं। हो सकता है कल को ऐसा एग्जांपल मिले जिसमें धागा ऐसे पूरा लपेट के एक ही तरफ लटका दिया जाए तो एक ही टॉर्क मिलेगा। बात क्लियर है। फिलहाल दोनों टॉर्क हैं, एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो देखो अगर ये बॉडी अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगी तो इनके सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पे लीनियर एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा। अगर ये हर पॉइंट सेंटर से r दूरी पे है ना, तो बताओ इन सारे सर्कमफ्रेंस के पॉइंट में कितना ए टेंजेंशियल आएगा। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इन सरकमफ्रेंस कितना आएगा, बिल्कुल हम जानते हैं सरकमफ्रेंस r दूरी पे है तो उसमें ए टेंजेंशियल आएगा कितना, r अल्फा। और क्या बताओ यार, टेंजेंट का हर पॉइंट r अल्फा से घूम रहा है और धागा उसके साथ स्लिप नहीं कर रहा है, धागा उसके साथ स्लिप नहीं कर रहा है, तो बताओ ये धागा भी कितने से नीचे एक्सेलेरेट करेगा, ए टेंजेंशियल से। ये ब्लॉक भी कितने से एक्सेलेरेट करेगा, ए टेंजेंशियल से। यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, सीधी सी बात है यार, डिस्क घूम रही है तो इसके सरकमफ्रेंस में एक्सेलरेशन आ रहा है टेंजेंशियल, और क्योंकि धागा उससे चिपका हुआ है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो जो सरकमफ्रेंस में एक्सेलरेशन आएगा वही धागे में आएगा, और जितना धागे में आएगा उतने से ही ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्या ये सारी बातें यहां महसूस हो रही हैं कि नहीं। टन। तो पुली के बारे में इतनी सारी बातें हमें समझ में आना चाहिए कि पुली एक रियल पुली है, इसमें अल्फा आएगा, इसमें टॉर्क आएगा, अल्फा से उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तय कर सकते हैं और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है, और जो सरकमफ्रेंस का एक्सेलरेशन आएगा वही उससे जुड़े हुए धागे का आएगा। क्लियर है भाई।
तो इस पे हम लोग कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला दिया है, सिंगल, क्या दिया है पहला क्वेश्चन, ये वाला दिया, ये क्वेश्चन दिया है पहले। एक कोई पुली है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, ना दिया होता तो हम उसको कौन सा शेप मानते? हाँ, ये बात मैं और मेंशन कर दूं कि पुली हैज सिलिंड्रिकल शेप, आमतौर पे इसको हम सिलिंड्रिकल कह सकते हैं। और सिलिंड्रिकल, हाँ, और अगर इसके अंदर सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2। अपने मन से अगर कोई कुछ ना बताए तो हम डिस्क का शेप हमेशा क्या लेंगे? mr²/2। नव्या सुन पा रहे हैं? चलो, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया है। हाँ भाई, इसमें क्या होना है? ये m मास किसी एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा और ये एक्सेलेरेशन इसके सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा। उसको 80 नाम क्या दे? एक ही है, ए नाम दे देते। ए का इसके अल्फा से क्या लेना देना है? ए इक्वल टू क्या होगा? आर अल्फा। इतनी जानकारी अभी अभी मैंने बताई। धागे में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? अरे एम मास लटका है तो धागे में वो इसके लीनियर मोशन में अपोज करेगा और वो इसके रोटेशनल मोशन में फेवर करेगा। इसके लिए हमें न्यूटन का लॉ लीनियर मैकेनिक्स वाला ही लगाना है और इसके लिए रोटेशनल मैकेनिक्स वाला लॉ लगाना है। इसके लिए एफ बराबर एफ नेट बराबर एम ए और इसके लिए टाउ नेट बराबर आई अल्फा। चलो मुझे बताते जाए, मैं लगा देता हूं। पहली बार आसान क्वेश्चन है, मैं खुद के लिए चुना हूं। बताओ, इसमें नीचे mg है, ऊपर t है, कौन ज्यादा होगा? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम ए। क्या इस बात पे किसी को दिक्कत है? अच्छा, हम लाना क्या चाहते हैं? टी, ए एंड अल्फा। ये तीन चीज अननोन है, टी, ए और अल्फा। अब तीन अननोन है तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए कि नहीं? एक ये थी, दूसरी ये है, एक और चाहिए, तीसरी कौन सी है? करेक्ट। क्या इसको एक टॉर्क देने वाला कोई है? टॉर्क का पर्सनल फॉर्मूला F इंटू आर परपेंडिकुलर, तो कितना? T इंटू, यार इसको नहीं मतलब यार उसको क्या लगा है, इसको डायरेक्ट घुमाने वाला कौन है? धागा। तो टॉर्क है T इंटू आर, आई की जगह आई लिख देते हैं और अल्फा हमें लाना है। देखो ऐसा है कि ये इक्वेशन पहली बार नई आई है और हमें इन दोनों को हैंडल करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो हम यहां से अल्फा को गायब ही कर देते हैं। बताओ, अल्फा की जगह गायब करके क्या लिख सकते हैं? ए बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं? अब तुम्हें ये दो इक्वेशन नजर आ रही हैं और टी और ए केवल दो अननोन नजर आ रहे हैं। इसको हैंडल करना बहुत आसान है। देखो यार, टी बराबर मैं लिख रहा हूं आई ए बाई आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन मॉडिफाई कर दी। क्या इन दोनों इक्वेशन को अब ऊपर नीचे ऐड कर दो या टी उठा के वहां रख दो, जो भी तुम्हें सही लगे। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं। mg माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। mg बराबर m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, तो एक आंसर आएगा mg अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है भाई? ए का आंसर आया है mg अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। और एक बार ए आ गया तो क्या यहां से अल्फा आ जाएगा? और ये ए उठा के यहां रख दो तो टी आ जाएगा कि नहीं? बस यार ए ला दिया है
तो अब मैं मान के चलता हूं सब कुछ आ जाएगा। प्रोसेस पे ध्यान दें, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी प्रोसेस समझ लें पहले। हाँ भाई, प्रोसेस समझ में आ गया है। एक ब्लॉक का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, 2 ब्लॉक वाला एक और क्वेश्चन आगे बना होगा, बना है इसके बाद। नहीं बना? हाँ, ये बना तो था M1 M2 वाला, यहां तुम लोगों ने थ्योरी लिख ली। ओके, बगल में जगह है कुछ, कहीं जगह है थोड़ा बहुत, कहीं से जगह निकालो यार, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है, ये वाला। दिया है मगर उसकी जगह लोगों ने भर दी है वो थ्योरी लिखने में। हाँ, इसका मोमेंटम इनर्शिया आई है, मान लिया M1 M2 से बड़ा है, तो इसका क्या होने वाला है? अगर M1 M2 से बड़ा है तो क्या होने वाला है? M1 किसी एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, T ऊपर लगेगा। नहीं, मैं एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूं। इसका एक्सेलेरेशन A ऊपर होगा और इसके सरकमफरेंस के हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी A होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो, इसको टेंशन T1 ऊपर लगेगा, इसको वही घुमाने में मदद करेगा। T2 इसको अपोज करेगा और T2 इसको फेवर करेगा इसके मोशन में। तो अननोन कितने हो गए भाई? A, T1, T2 और अल्फा, 4 अननोन हो गए। खैर तुम 4 मत देखो, क्या हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो A होता है वो R अल्फा होता है, तो अल्फा को हम क्या लिख देंगे? A बाई आर। तो अब कितने इक्वेशन हो गए, कितने अननोन हो गए? जहां अल्फा आएगा उसको हम A बाई आर लिख देंगे, अल्फा को पिक्चर में लाएंगे ही नहीं। तो अब 3 इक्वेशन 3 अननोन हैंडल करना है। तो 3 में से 2 तो बड़ी आसान है, इसका फोर्स, इसका फोर्स, और तीसरा क्या है इसका? अरे, इसका फोर्स डिस्कशन, इसका फोर्स डिस्कशन, और तीसरा इसका टॉर्क डिस्कशन। क्या ट्राई करेंगे? इक्वेशन लिखने का ट्राई करें, फिर मैं हाँ हाँ हाँ, कैंसिल। एक आंसर निकाल लो, कम से कम एक आंसर निकाल लो। हाँ भाई, M1G नीचे, T1 ऊपर और एक्सेलेरेशन नीचे, तो इक्वेशन बनेगी इक्वल टू M1 इंटू A, और इसकी इक्वेशन बनेगी T2 ऊपर M2G नीचे, कौन ज्यादा? T2, तो इक्वेशन बनेगी T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। कितने लोगों ने यार ये 2 इक्वेशन लिख दी हैं तुरंत? ये फोर्स का पुराना डिस्कशन है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। नया क्या है? नया है कि ये धागा अब टॉर्क देने लगा है और इस रिजिड बॉडी को घुमाने लगा है। तो ये T1 कितना टॉर्क देगा? T1R। T2 कितना देगा? T2R। कौन ज्यादा होगा यार? क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज घूमता हुआ माना है, तो अब टाउ बराबर आई अल्फा नहीं लगाना है, अब टाउ नेट बराबर आई अल्फा लगाना है, क्योंकि एक नहीं 2 टॉर्क हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा। तो जरा टाउ नेट में T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा को हम छूटते ही A बाई आर लिख दें ताकि हमें ज्यादा अननोन नजर ना आए इस रूल के हिसाब से। क्या अब 3 इक्वेशन 3 अननोन है, सॉल्व करके आंसर लाना तुम्हारे दाएं हाथ का काम है।
बाएं हाथ से कहां कर पाओगे यार, ये आर कॉमन लो, उधर पहुंचा दो तो आर का लफड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना बढ़िया रहता है यार, देखो ऐसे। और अब क्या करोगे, अब तीनों को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड करो, तीनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे तो T1 T1 से जाएगा, T2 T2 से जाएगा। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड कर रहा हूं, तो आ रहा है M1 माइनस M2G बराबर ए कॉमन M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो ए का आंसर आ रहा है M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर, प्लस ही आएगा। हाँ तो गलती सुधार ले, ये योगों योगों से यही आता जा रहा है। हो गया भाई। तो यार क्या इसको देख के कुछ याद आ रहा है यार, ऐसा आंसर हम पहले भी देख चुके हैं, रियल पुली वाला, आइडियल पुली वाला, आइडियल पुली वाला। बता यार, आइडियल पुली में अगर M1 इधर हो M2 इधर हो तो एक्सेलेरेशन का आंसर आइडियल के केस में क्या आता था, M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस M2। ये कुछ याद है किसी को? नहीं। तो ये डिस्कशन उसी का एक्सटेंडेड डिस्कशन है। अगर मेरे को इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कौन ज्यादा जनरल है, वो वाला ज्यादा जनरल है। क्यों? वो वाला आंसर इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे? अगर मैं आई 0 रख दूं, क्या आइडियल पुली का आई क्या होता है? 0। अगर मैं आई 0 रख दूंगा तो पिछला आंसर आएगा। इसका मतलब मैकेनिक्स ये नई नहीं है, पिछले को ही एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर मैं आई 0 कर दूं तो पुराना आंसर एक्सप्लेन हो रहा है, इसका मतलब अब थोड़ा हम और जनरलाइज्ड हो चुके हैं। तो यार याद कैसे रखें यार, ये तो सबको याद रहेगा ना। क्या इसको ड्राइविंग फोर्स M1G मिल रहा है? मिला है, क्योंकि मैंने M1G ज्यादा बोला है तो ऑब्वियसली ये एक्सलेट करेगा। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? M1G ड्राइविंग डायरेक्शन में है, M2G अगेंस्ट द ड्राइविंग डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स कितना है? M1 माइनस M2G। यहां भी है और यहां भी है, यहां भी है। लेकिन इसने दो मास को चलाया है, M1 और M2। इसने तीन मास को चलाया है, M1 M2 और I बाई आर स्क्वायर। तुम कहोगे I बाई आर स्क्वायर कब से मास होने लगा? बताओ। अच्छा, आई का फॉर्मूला हमेशा समथिंग एम आर स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर करो तो जो टर्म आएगा वो मास की डायमेंशन का होगा कि नहीं? और वैसे भी फिजिक्स में मास के साथ मास की डायमेंशन की चीज ही जुड़ सकती है। आई को हम आई बाई आर स्क्वायर को हम रोटेशनल मास कह सकते हैं। किसको? आई बाई आर स्क्वायर को। तो M1 है लीनियर मास, ट्रांसलेशनल मास, M2 है ट्रांसलेशनल मास, और आई बाई आर स्क्वायर है रोटेशनल मास। तो क्या ये इसी का भाई डिस्कशन नहीं हो गया? इन फोर्सेस ने, इन फोर्सेस के नेट ने तीन को चलाया है, इन फोर्सेस के नेट ने दो को चलाया है। और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, इस mg ने दो को चलाया था, खुद को, तो खुद का मास आया था और आई बाई आर स्क्वायर। क्या सब कुछ अभी नजर आ रहा है? सीधे सीधे आंसर लिखना भी पॉसिबल है कि नहीं है? पैटर्न समझ में आ रहा है? यहां दूसरा था ही नहीं भाई, एक ही तो था।
चलो यार, मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया है, लोग कॉपी पे इसका आंसर लिखें बिना सॉल्व किए, बस जो मैंने अभी पैटर्न समझाया है उससे क्या इसका आंसर लिख सकते हैं? बस आंसर लिखें सीधे। अब कैसे लिखना पीछे देख लें, बट सॉल्विंग नहीं करना है, कोई मैथ्स नहीं चाहिए मुझे, सीधे आंसर चाहिए, एक लाइन में आंसर। अरे एक्सेलेशन का आंसर, हाँ सर इसमें मैं T1 और T2 दोनों अलग निकाल के भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। अलग ही माने थे भाई, सेम कहाँ माने थे? जैसे आपने टाउ नेट निकाला था ना ये, हाँ तो मैं T1 निकाल के इसमें रख के T2 निकाल के इसमें रख के फिर AZ निकाल दूँ तो ये जो टाउनेट वाला फॉर्मूला है, टाउनेट वाला फॉर्मूला वो नेट के लिए ही काम करता है, इंडिविजुअल काम नहीं, मैं कह रहा था जैसे T1 है तो इसको इसमें निकाल के रख दिया तो इससे आ गया। हाँ, सॉल्विंग के लिए कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ I1 I2 अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है चलो मान लिया, सही है सही है, ठीक। ये I1 R1 है और इसका I2 R2 है। ठीक है, तो बता नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया? ये ड्राइविंग के फेवर में है, ये ड्राइविंग के अपोज में, हालांकि ये तभी होगा जब M1 M2 से ज्यादा होगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया M1 माइनस M2 G, और इस नेट ड्राइविंग फोर्स ने किसको किसको मोशन में लाया है? M1 को ट्रांसलेशन मोशन में, M2 को ट्रांसलेशन मोशन में, और इसको रोटेशन मोशन में, और इसको रोटेशन मोशन में। तो ए का आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है भाई? कितने लोगों ने लिख लिया है? इसका मतलब पैटर्न समझ में आ गया है। तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स टच कर लिया, काइनेमेटिक्स टच कर लिया, एलओएम टच कर लिया, तो अब किसका नंबर है वर्क एनर्जी टच करने का? सारा तो सॉल्व किया हुआ है, आई होप तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। हाँ भाई, एम मास एल लेंथ का ये रॉड घूमते घूमते यहां तक आएगा, रेस्ट से छोड़ा था और यहां आके उसके अंदर ओमेगा डेवलप हो गया। याद है हम लोग ऐसी बातें करते थे, एम मास को यहां छोड़ा, नीचे जाते जाते उसका वी डेवलप हो गया। क्या ये उसी का भाई डिस्कशन नहीं है? वहां शिफ्टिंग के बाद वी डेवलप होता था, यहां शिफ्टिंग के बाद ओमेगा डेवलप हो रहा है। और जब भी गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में कुछ शिफ्टिंग के बाद वी डेवलप होता था तो हम वर्क एनर्जी लगाते थे, और यहां गिवन टॉर्क के इफेक्ट में कुछ शिफ्टिंग के बाद ओमेगा डेवलप हो रहा है तो हम यहां वर्क एनर्जी लगाएंगे। वहां भी वर्क एनर्जी, यहां भी वर्क एनर्जी, बस मॉडिफाइड फॉर्मूलों के साथ लगाएंगे। नहीं, मॉडिफाइड फॉर्मूले वर्क का या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का मॉडिफाइड फॉर्मूला, बाकी ज्यादातर चीजें पुरानी भी यूज होंगी। तो बता, एक मास यहां से यहां तक आया है, क्या लगाना चाहेंगे? हाँ हाँ, लगा सकते हैं। क्या ये सारा प्रोसेस ग्रेविटी ने खुद से कराया है? ग्रेविटी और ये रॉड के मास सिस्टम ने कराया है। तो इस सिस्टम के लिए हम सिंपली के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल लगा सकते हैं, या जिसको डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के ठीक लगता है वो भी लगा सकता है, जो ठीक लगे।
कितने लोगों को यार के इनिशियल यू इनिशियल ठीक लगता है? हाँ, अब उस पर कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो यार किसको जीरो रेफरेंस लेना चाहिए? नीचे वाले को, और इसको इनिशियल इसको फाइनल कह के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल लगाना है। चलो यार पहला क्वेश्चन है तो मैं मदद कर देता हूं, अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है। शुरू में ये ब्लॉक ये रॉड रेस्ट पे था, तो के इनिशियल कितना? 0। शुरू में इस रॉड की ऊंचाई कितनी है? आई मीन पोटेंशियल जी कितनी है? mgl। भाई रॉड एक कंटिन्यूअस मास बॉडी है, तो उसके मास को कहां रखा हुआ माना जाएगा? सेंटर मास। तो हमने नीचे, जब वो नीचे पहुंचा उसको रेफरेंस लिया है। रेफरेंस लिया मतलब इसका u कितना है? 0। अगर यहां का 0 है तो यहां का कितना होगा? ये कितनी ऊंचाई है? l/2 ना यार, तो वहां की पोटेंशियल जी होगी mgl/2। के फाइनल कितना? के फाइनल कितना? हाफ। क्या हाफ mv² यहां काम नहीं आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और u फाइनल क्या होना है? 0। आई कितना? क्या रॉड का आई? अरे रॉड ही तो यार, कितना होता है? किनारे के अबाउट घूम रहा है तो इसका आई होगा ml²/3। तो जहां आई आया है वहां हम क्या लिख देंगे? ml²/3। तो आंसर आ गया भाई mgl/2 हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का आंसर आ रहा है 2g/3l का अंडर रूट। कितने लोग आ गया है? 3g/2l। ठीक। तो क्या ये काम अब रिंग के लिए कर सकते हैं? अरे रिंग तो छोड़ो यार, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोन, सबको ऐसे गिराया जा सकता है। और जरूरी थोड़ी है कि हमेशा किनारे के अबाउट गिराए, बीच में भी कहीं एक्सिस बना सकते। क्या रॉड की एक्सिस यहां नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो जाता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे दिमाग खपाना पड़ता। सब होगा यार, सब कुछ हो सकता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। मैंने फिलहाल क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, उस पे एक स्मॉल एम मास बेल्ट किया है टॉप पे, और जैसे ही हाथ हटाया तो ये अपने आप नीचे जाने लगा, ओमेगा डेवलप हो गया नीचे आते आते। तो ये स्मॉल एम टॉप पोजीशन पे छोड़ा गया था, बॉटम में आ गया, तो ओमेगा बताना है। चलो हम लोग पहले इधर आते हैं। एक रिंग का सेंटर मास इधर था और अभी सेंटर मास इधर पहुंच गया। कितनों का हो गया यार ये वाला? बस करें भाई, करें, खुद से करें। ठीक। क्यों? वो उसी पे तो एक्सिस है, उसके सेंटर पे ही तो एक्सिस है। देखो यार एक्सिस वो बनी है जो गोला दिख रहा है बीच में, वो एक्सिस है। यहां कील लगी है, इसी के अबाउट बॉडी घूम रही है। चलो ये वाला कौन दिखाना चाहता है? नव्या हो गया ये?
अरे यार मैंने फालतू हाँ भाई हुआ, क्या बात कर रहे हो यार, लानत है अगर नहीं हो पा रहा है यार। हाँ हाँ, फिर से सेम गलती जो भी थोड़ा देर पहले करी थी, कुछ दिन में आदत बन जाएगी। बताओ, इसको हम रेफरेंस लेवल बोले, यू फाइनल क्या होने वाला है 0, के इनिशियल यू इनिशियल, के फाइनल यू फाइनल। बताओ के इनिशियल कितना 0, यू इनिशियल कितना का हो गया यार अब तक, अब क्या बोलूं यार, यू इनिशियल कितना, एक मिनट, ये रिंग है एम मास और आर रेडियस की, इतना तो मान ही लिया होगा। यू इनिशियल एम जी आर, कोई दिक्कत नहीं। के फाइनल टॉर्क से किया है तुमने, मैं अभी आ रहा हूं देखने। के फाइनल आई ओमेगा स्क्वायर, यू फाइनल 0, आई कितना, सेम गलती, ये पता है इंस्टिंक्ट होते हैं जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, जब 2-4 बार हिट होगा ईगो तब सही होगा। एम आर स्क्वायर नहीं, क्यों यार, सेंटर के अबाउट घूम रहा है क्या, तो किनारे के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पढ़ाया है। नहीं, कुछ लोग नहीं बोले हैं। अच्छा, तुम्हारा टॉर्क वाला आंसर में आविष्कार कर लिया तुमने, दिखाओ जरा टॉर्क वाला आंसर बताओ, क्या किया है। एम दिया ये अल्फा होता टॉर्क आई अल्फा, ये क्या मतलब है, क्या कर रहा है यार, सरासर गलत है। वर्क डन बाई, हाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी एमजीआर हो गया, हाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही कर सकते हैं एमजीआर हाफ आई, हाँ वही है ही है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये पोटेंशियल जी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है, सही मायने में थ्योरम तो वही थी, डब्ल्यू ऑल बराबर, यहां से यहां आने में ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया एमजीआर, जिसकी वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्या ये लाइन और इस लाइन में कोई अंतर नहीं है, बस सोचने का तरीका है। तो डब्ल्यू ऑल में ये एम जी आर वर्क हो गया इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, डन। एक डिस्क है और उसमें एक पार्टिकल बेल्ड किया गया है, रेस्ट पे ये कहानी थी। अच्छा बताओ, मोशन आएगा तो पार्टिकल अकेले में आएगा या पूरे में आएगा, पूरे में आएगा, वैसा थोड़ी बेल्डेड है तो साथ में ही ओमेगा आएगा। खैर पहले ट्राई करो, फिर मैं मदद करूंगा, जो कुछ सोचना है, जितनी गलती करना है कर लो। एम और स्मॉल एम दो अलग अलग नाम से भाई, तुमने मिक्स कर दिया, इसको स्मॉल एम करो, और ये स्मॉल एम था, सब एम काट दियो यार, एक कैपिटल एम था एक स्मॉल एम था, कैपिटल एम आएगा नीचे, ये कैपिटल एम है, हाँ ये कुछ नहीं, तो बताओ कैपिटल एम यहाँ था पहले, अभी भी तो वही है, तो कैपिटल एम की पोटेंशियल जी में कहाँ फर्क पड़ा, मैं टॉर्क से की, अरे टॉर्क का कोई फॉर्म, मैं यार क्या कर रहा हूँ मैं, डब्ल्यू ऑल से कर रहे हो तुम, तो डब्ल्यू ऑल से भी, तो इसी तब सही, नहीं आर नहीं, ध्यान से देखो यार, थोड़ा सा ना कॉन्शियस होके बैठो। तो क्या लगाना चाहते हो, डब्ल्यू ऑल या के इनिशियल यू इनिशियल, ओके, इसको हम
किसको रेफरेंस लेवल माने? बॉटम को, बॉटम को रेफरेंस लेवल माने। ये थोड़ा सा वर्क एनर्जी से ज्यादा अच्छा लगता है। डब्ल्यू यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, ठीक है। के इनिशियल बताओ, पूरा सिस्टम शुरू में रेस्ट पे था तो के इनिशियल क्या था? 0। और एम मास कितनी ऊंचाई पे? स्मॉल एम। यार स्मॉल एम कितनी ऊंचाई पे है? नो यार, यहां से स्मॉल एम 2r ऊंचाई पे है, तो हम क्या लिखेंगे? यू इनिशियल एम जी इंटू 2r। और कैपिटल एम कितनी ऊंचाई पे है? कैपिटल आर ऊंचाई पे है। कैपिटल एम को लिखो ही मत। क्यों? क्योंकि फाइनल में भी तो वो आ रही ऊंचाई पे है, वो तो कट ही जाएगा। के फाइनल हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यू फाइनल होगा एम जी कैपिटल आर। क्या ये कट गया? नहीं। अरे जिसकी पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ा उसको तो कटना ही है। तो देखा जाए तो पोटेंशियल जी स्मॉल एम की ही घटी है। बस आई में दोनों आ जाएगा। आई कितना? mr²/2 क्या इसके अबाउट डिस्क भी घूम रही है और पार्टिकल भी? तो डिस्क का होगा कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2 और पार्टिकल का होगा स्मॉल आर स्क्वायर। कितने लोगों ने ये लिख लिया भाई? कोई दिक्कत है? जहां पोटेंशियल एनर्जी को लेके कंफ्यूजन होता है ना, वहां डब्ल्यू ऑल करना कई बार ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? डिस्क अपनी जगह पे है तो उसका वर्क, उसकी शिफ्टिंग हुई नहीं तो उसका वर्क क्या होगा? 0। स्मॉल एम ऊपर से नीचे आया है तो कितना वर्क हुआ? एम जी इंटू 2r, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। एक लाइन में क्वेश्चन, एक ही लाइन का वहां भी है। हाँ हाँ ठीक है, डिस्क का चेंज नहीं हो रहा तो उसको लेने ना लेने से कोई फायदा नहीं। लेकिन कल को क्वेश्चन ही यही आ जाए कि इसको रेफरेंस मान के बताओ इसकी पोटेंशियल जी कितनी है सिस्टम की। कल को तुम्हारे पास यही क्वेश्चन आ जाए कल को कि इसको रेफरेंस मान के बताओ, तो हम लिखेंगे कैपिटल एम जी आर प्लस स्मॉल एम जी आर। इसलिए मैं इसको टेक्निकली गलत नहीं कर सकता। मैं ही अगर यहां एक गलती करूंगा तो फिर तुम लोग सोचोगे नहीं उस डायरेक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस के साथ लिखी जाती है, किसको 0 माना गया है उसके आधार पर लिखी जाती है। डन? और कोई क्वेश्चन है इसके बाद? ओमेगा रॉड दिया गया, ओमेगा पूछा गया है, कंप्लीट कर देंगे। ये तो हो गया ना भाई, यही तो शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा, ये वाला है। कितना ओमेगा कम से कम दें जिससे सर्कुलर मोशन पूरा कर जाए? बस टच किया यार। हाँ, ये रॉड है भाई, तो इसको ऊपर रेस्ट पे भी पहुंचना चलेगा। हो गया? बाकी लोग भी ट्राई करें। कहाँ है? कौन सा फॉर्मूला? के इनिशियल यू इनिशियल, के इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यू इनिशियल में रेफरेंस कहाँ लिया है? बॉटम पे लिया है क्या? इधर लिया है तो फिर तो 0 ही हो गया। फिर L प्लस एल बाई 2, 3L बाई 2। ठीक, क्या किया? अरे भाई ये पार्टिकल थोड़ी है, तो रॉड है। हाँ तो
रॉड का तो फोकियल होता ही था, वो लाइट रॉड होता था, सारा नीचे सेंटर्ड होता था और इसका सारा मास यहाँ है। तो इसके लिए बेसिक से वर्क एनर्जी लगाओ, वहां का कोई रिजल्ट यहाँ काम नहीं आएगा। ये एनालॉगस से सेम डिस्कशन थोड़ी है भाई। तो यार एक रॉड अगर इसको पूरा सर्किल करना है तो इसको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और यहां तक ये रेस्ट पे भी पहुंचेगा तो भी चलेगा। क्यों? चलते चलते बस जाके यहां रुक गया तो हल्का सा हवा का झोंका भी आएगा तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट। इतना भरोसा रखो कि रेस्ट का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा भी होगा थोड़ा कम भी होगा, एक ही बात है। यानी ये टॉप पे पहुंच के लौट भी सकता है, पार भी हो सकता है। तो ये हमारा इनिशियल डायग्राम है और यहां तक पहुंचाना है, बस ये हमारा मकसद है। इसके बाद सर्कुलर मोशन पूरा आ जाए। आंसर कितना आया? ठीक। तो याद करो सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या करते थे? के फाइनल यू फाइनल। रेफरेंस यार इसको ले लो, फायदा क्या होगा? अगर हमने इसके सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस लिया है, यार रिजिड बॉडी में सब कुछ सेंटर ऑफ मास से डील होगा। तो सेंटर ऑफ मास शुरू में कितना पोटेंशियल जी रखेगा? 0। के इनिशियल कितना है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। के फाइनल कितना होना है? 0। और यू फाइनल कितना होना है? देखो यार ये L/2 और ये L/2, तो पोटेंशियल जी होना है mgl, और आई कितना? ml²/3। ओमेगा आ रहा है √6g बाई, कितने लोग का हो गया यार? मैं बस ये टच कर रहा हूं कि अगर वहां बातें होती थी तो यहां नहीं हो सकती क्या? क्या अब तक कुछ भी ऐसा लगा कि पहले नहीं होता था अब अचानक से आ गया? सब कुछ उसका एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है, एनालॉगस वर्जन हो सकता है, लेकिन सब कुछ किसी ना किसी मैकेनिक्स का हिस्सा है। हाँ, क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन अकेले में पहुंचाना हो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता? 60 डिग्री के एंगुलर पोजीशन में पहुंचाना हो ऐसा नहीं हो सकता? ये सब हो सकता है, मगर क्या मैं सब करने नहीं बैठा हूं। मैं तुम्हें बस वो होता है कि तुम्हारे दिमाग में थॉट डेवलप करना है कि ये सब हो सकता है, और तुम्हें बस ये पहचानना भीड़ में से कि वर्क एनर्जी का कौन है, एलओएम का कौन है। ये इतना करना सीखोगे तो सब अपने आप। देखो यार ज्यादातर 90% रोल सब खुद का ही होता है। अगर तुम खुद से कोशिश करोगे, बार बार ट्राई करोगे तो तुम्हें आएगा। तुम्हें अगर लगेगा कि नहीं कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसी ट्रिक दुनिया में जरूर एग्जिस्ट करती होगी जिसमें सबसे कम एफर्ट में काम हो सकता है, अक्सर लोग ये ढूंढते रहते हैं, उस चक्कर में मेरा कोर्स भी बिकता है। तो ऐसा कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोर्ट कर सकता है कोई, लेकिन ये जो एफर्ट करने का काम है, बार बार ट्राई मारने का काम है, मल्टीपल तरीकों से सोचने का काम है, वो कौन करेगा? तुम्हें करोगे, तुम ही करोगे। तुम्हारे करने से कुछ बदलाव होंगे। तो तुम्हें केवल सोचने के लिए मौका दिया जा रहा है कि तुम हर चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में देखो। स्ट्रक्चर्ड वे में देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये किस कैटेगरी, और केवल रोटेशनल मोशन नहीं, तुम पूरी मैकेनिक्स को फिर से एक बार देखोगे। पूरी मैकेनिक्स को मैं काइनेमेटिक्स दिखा चुका, एलओएम दिखा चुका, वर्क एनर्जी रिवाइज करा चुका। देखा जाए तो यहां मल्टीपर्पज तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। नई मैकेनिक्स को पुरानी मैकेनिक्स से जोड़ रहे हैं तो पुरानी मैकेनिक्स भी रिवाइज हो रही है। और दूसरा तरीका यह है कि रोटेशनल मोशन को नया टॉपिक मैं मानूं और सब कुछ एकदम थ्योरेटिकल चलते हुए नए नए टर्म्स और नए नए तरीके से समझाऊं, तुम नहीं दिमाग में रख पाओगे, बहुत वाइड हो जाएगा। पूरी ही तो मैकेनिक्स आ गई भैया, क्या छूट रहा है? यानी जितनी मैकेनिक्स हमने 3-4 महीने में पढ़ी है उतनी मैकेनिक्स अभी जाके 4 दिन में खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो बिना स्ट्रक्चर्ड स्टडी के हम नहीं खत्म कर सकते। काइनेमेटिक्स हो गया, एलओएम हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, सब कुछ हम छू के आगे बढ़ रहे हैं। और छू रहे हैं इसलिए ताकि तुम कैटेगरी पहचानना सीख जाओ कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसके बाद तो तुम्हें यार खुद ही समझ में आएगा कब क्या करना चाहिए। ठीक है, अगली कैटेगरी है इसके एनालॉगस। क्या गिवन फोर्स के इफेक्ट में कुछ टी टाइम बाद वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है तो उसको हम इंपल्स वाले फॉर्मूले से डील करते थे। तो ये उसका क्या है?
एंगुलर वर्जन। लीनियर इंपल्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था, एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता था। मोमेंटम वहां p बराबर mv होता था, यहां l बराबर i ओमेगा है। बात क्लियर है? चलो तो हम सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, बात समझ में आएगी। एक रॉड है, उसमें अचानक से मैंने F के फोर्स का हथौड़ा मारा बहुत कम टाइम के लिए, और हथौड़ा मारते ही इस रॉड के अंदर ओमेगा डेवलप हो गया। हथौड़ा मारते ही इसके अंदर ओमेगा डेवलप हो गया। बस जैसे ही हमारी आंख झपकी इसके अंदर ओमेगा आ गया। ये टी नॉट बहुत स्मॉल टाइम है, ठीक है। तो क्या लगाना है हमें, इसके अंदर लीनियर मोशन नहीं डेवलप हुआ है, एंगुलर मोशन डेवलप हुआ है, तो एंगुलर इंपल्स वाला लगाना है। क्या लगाएं? लगाएं m इंटू ओमेगा। क्या है फॉर्म, थ्योरम क्या है? टाउ इंटू टी इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, यही तो है। देखो यार, भले फोर्स दिया है मगर ये फोर्स टॉर्क दे रहा है, टॉर्क टेंडेंसी है, घुमाने की टेंडेंसी है। तो हम शुरू यहां से करेंगे, फिर देखेंगे टॉर्क कैसे निकालना है। टॉर्क होता था F इंटू आर परपेंडिकुलर। बता, रॉड पे F दिया है, आर परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरे रॉड के कॉर्नर पे लगा है तो L है, इंटू टी नॉट बराबर I कितना किनारे के अबाउट है ml स्क्वायर बाई 3। ओमेगा फाइनल बताना है, ओमेगा इनिशियल 0 था, तो क्या ओमेगा कितना आ गया? 3ft नॉट बाई ml। कितने लोगों ने कर लिया यार? ये फोर्स H नीचे दिया गया है, H नीचे हथौड़ा मारा गया है, सेंटर से या एक्सिस से H नीचे हथौड़ा मारा गया है, ऐसा फोर्स दिया गया है टी नॉट टाइम के लिए। क्या इसके लिए वो एक लाइन लिख देंगे भाई? आई एम स्क्वायर बाई 2, ठीक। ठीक ठीक। तो यार एक लाइन लिखना है बस, केवल तुम्हारी आदत बनाने के लिए। फॉर्मूला पहले तो क्लियर कर लें, टाउ टी बराबर क्या? इनिशियल। टॉर्क कितना? तो यार ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कितना दूरी पे है? तो ये होगा F इंटू एच इंटू टी नॉट बराबर आई ओमेगा। इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, तो क्वेश्चन खत्म। 2f(h) टी नॉट कितने लोग आ गया है? बस यार इससे ज्यादा देर नहीं, बस आदत बनाने की कोशिश करी जा रही है। शेप बदलते जाएंगे, टक्कर की लाइन बदलती जाएगी, नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे। अभी मैंने 2 शेप टच करे हैं, कोई चाहे तो यार जितने शेप हमने पढ़े हैं सब टच हो सकते हैं, जितनी एक्सिस हमने पढ़ी हैं। अगर मैंने अब तक 40 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूले पढ़े हैं तो 40 में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 40 में एक्सिस बदल बदल के। क्या यहां एक्सिस यहां नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है, बल्कि इधर एक्सिस बना के जैसे घंटा बजाते हैं स्कूल का, वैसे हथौड़ा नहीं मारा जा सकता क्या? तो वो डायमीटर एक्सिस में घूमने लगेगी। कितनी क्रिएटिव हो सकते हैं कोई नहीं समझ सकता। तो बस मैं टच ही कर सकता हूं। तुम्हें लगता है कि रोटेशन मोशन कोई कवर कर सकता है, तो जब भी वो जिस दिन सोचने बैठेगा कि यार मैंने सारे केस कवर कर लिए, ये रही रोटेशन मोशन की किताब,
तो एक तो इतनी मोटी होगी और उसके बाद मैं उसकी किताब रिव्यू करूंगा, मैं कहूंगा ये वाला रह गया, तब भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, कवर नहीं हो सकता यार, थॉट बड़ा रखें, फिजिक्स ऐसे ही है। अब इसमें एक और फैशन नया नया चला है कि ये एफ और टी ना देके इंपल्स, लीनियर इंपल्स जे देते हैं। तुम्हें याद है यार लीनियर इंपल्स क्या होता था? एफ इंटू टी होता था, लीनियर इंपल्स होता था एफ इंटू टी, जिसको ये नाम दे देते हैं जे। बस ऐसे ही कि इसका लीनियर इंपल्स जे है। यार क्या है? लीनियर इंपल्स जे है। अब बड़ी समस्या है, हमें टॉर्क का फॉर्मूला जो पता है वो जे से नहीं पता, किससे पता है? एफ से पता है, एफ से पता है भाई, टॉर्क एफ इंटू आर परपेंडिकुलर एफ से पता है, और उन्होंने दिया क्या है? जे दिया, ना एफ दिया है ना, तो तुम अपने क्वेश्चन को एफ से ही शुरू करो, एंड तक एफ टी में ले आओ, और जब लास्ट में एफ टी आ जाए तो उसको क्या लिख दो? जे लिख दो, तो आंसर जे वाले नए लुक में आ जाएगा। क्या जे बात सबको समझ में आई? जे वाली ये बात समझ में आई सबको? झांसी में ये बात नहीं बोलते, जे बात, उरई साइड ऐसे ही बोला जाता है ना, उरई साइड से कोई फैमिलियर हो तो। जैसे यहाँ टी नॉट आया है, और अगर एफ और टी क्वेश्चन में ना मेंशन होता, तुम शुरू यहीं से करते क्वेश्चन, और आखिरी में क्या कर देते? ऐसे बाई एम आर स्क्वायर लिख देते। कोई दिक्कत है? क्योंकि यार अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा सेट होना चाहिए दिमाग ऐसे ही। कुछ लोग क्या करते हैं कि एफ पहले लिखते हैं जे बाई टी नॉट, फिर वो एफ इंटू आर इंटू टी करते हैं तो वो टी काटते हैं। उससे अच्छा है ये पहले तुम एफ और टी में आंसर ले आओ, और जहां एफ टी नजर आए उसको क्या लिख दो? जे लिख दो। कोई दिक्कत है भाई? जे दिया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या ये क्वेश्चन? नहीं है ना, तो इसका मतलब कर दो। अच्छा देखो मैं बता देता हूं, तो कर लो यार, कर लो। चलो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, असंभव नहीं है। कॉपी पे ट्राई कर ले, कॉपी पे ट्राई कर ले। बता अच्छा, ये रॉड कितने ओमेगा पे हो जिससे ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले जाए? अभी अभी ये क्वेश्चन किया था कि नहीं? वो हमने के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल किया था। के इनिशियल इसको रेफरेंस माना था, के इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यू इनिशियल 0, के फाइनल 0, यू इनिशियल एम जी इंटू एल। तो मेरा आंसर आया था अंडर रूट 6g बाई एल। इतना काम हमने थोड़ा देर पहले किया था। यहां से यहां तक का डिस्कशन वर्क एनर्जी है टक्कर के बाद, हिट के बाद, और इतना डिस्कशन अभी अभी किया है, इतना डिस्कशन कि अगर हम जे दें तो ओमेगा कितना आएगा? अरे नहीं किया अभी? टाउ इंटू टी बराबर आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, टाउ होता था एफ इंटू एल टी नॉट आई ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल का आंसर कितना आया था? एफ एल टी नॉट बाई एम एल स्क्वायर बाई 3। याद आया? अब क्योंकि जे की एंट्री कराना है तो यहां हम जे की एंट्री बाई एम एल, ओमेगा फाइनल आ गया। अब क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना, ये ओमेगा इसके बाद वाला ही ओमेगा तो है, और ये ओमेगा भी टक्कर के बाद वाला ही ओमेगा, दोनों सेम ही चीजें हैं। 6g बाई एल को किसके बराबर लिख देना? 3j बाई एम एल। तो क्या जे का आंसर आ जाएगा कि नहीं? जे का आंसर आएगा एम एल बाई 3
6G/L, समझ गए? देखो यार, कोई भी बड़ा क्वेश्चन जिसको मैं सोचता हूं कि ये थोड़ा सा स्कोप से बाहर हो रहा है, उसका मतलब उससे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं। तो वर्क एनर्जी यूज हो गया है और इंपल्स यूज हो गया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज्यादा मतलब अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं करेगा। एक तो टॉपिक अप्लाइड है, ये पूरा टॉपिक ही अप्लाइड है, और ऊपर से उसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट मर्ज करेंगे तो ये फिर लेवल 3 क्वेश्चन हो जाता है। भले अभी सब कुछ बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन हम एकदम बेसिक से दिमाग से सारे थॉट निकाल के सोचते हैं, तब लगता है कि हाँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हम लोग रिदम में है ना यार, तो सब कुछ इजी ही लग रहा होगा। तो क्या यार, मैंने कुछ ही शेप छुए हैं, कुछ ही स्ट्रक्चर छुए हैं इंपल्स के क्वेश्चन के लिए। मैंने कब बोला कि छुट्टी हो गई? कौन भैया बोले? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? कोई रिजिड बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अगर ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है तो उसका एल क्या होता है? आई ओमेगा। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम अभी अभी हमने देखा है। जैसे P बराबर mv होता था, वैसे ही L बराबर मास के एनालॉगस आई है, V के एनालॉगस ओमेगा है ना? तो सब कुछ एकदम इजी टू डाइजेस्ट है। लेकिन अब यार पहली बार मैं कुछ और बातें करने वाला हूं जो मैं अब तक छुपा के रखा था। हो सकता है बीच बीच में क्वेश्चन आए हों। सर्कुलर मोशन के जमाने से मैंने उसकी कोई चर्चा अब तक नहीं करी है, और वो ये कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी हमने एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर की तरह कभी यूज नहीं किया है, लेकिन जब हम टॉर्क पढ़ चुके हैं तो अब उसका वेक्टर वर्जन तुम्हें समझ में आ जाएगा। बताओ, अच्छा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर किसी बॉडी को कोई क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो उसका सेंस क्लॉकवाइज है और उसकी डायरेक्शन भूल गए होगे, काफी दिन हो गया। सेंस क्लॉकवाइज है और उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये जो अंगूठा है वो डायरेक्शन बताता है, और ये जो हाथ घुमाते हैं वो सेंस बताता है। और हाथ कैसे घुमाना है? आर वेक्टर और एफ वेक्टर में आर से एफ की तरफ घुमाना है। कुल मिला के अब ऐसे समझ लो कि अगर इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉकवाइज में या तो ओमेगा बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, या तो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा है तो घटाने का प्रयास चल रहा है। भाई क्लॉकवाइज अल्फा का क्या मतलब हो सकता है? कि हमारी कोशिश क्लॉकवाइज है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो इस तरफ बढ़ रहा होगा, अगर उल्टा ओमेगा है तो वो कम हो रहा होगा। नहीं, ऐसी बातें हम पीछे से समझ सकते हैं, यानी हमारी कोशिश क्लॉकवाइज है। तो कोशिश जब क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क कहां होता है? अंदर। तो अल्फा भी कहां होगा? अंदर। अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बता रहा है? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो अल्फा भी वेक्टर क्वांटिटी हो। अगर मैं कहूंगा टॉर्क भीतर है, मतलब उसके अंदर क्लॉकवाइज टेंडेंसी टू रोटेट है, तो अल्फा भी डेवलप होगा। तो कैसा डेवलप होगा? क्लॉकवाइज। तो ओमेगा भी कैसा डेवलप होगा? सोचो, अभी रेस्ट से बॉडी शुरू हुई है, उसका अल्फा क्लॉकवाइज है, मतलब ओमेगा क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है, तो ओमेगा भी कैसा आएगा? तो सीधी सी बात है, अगर ओमेगा कोई क्लॉकवाइज बोले तो उसका डायरेक्शन कहां होगा? अंदर होगा। क्या बात समझ रहे? तो जैसे टॉर्क का डायरेक्शन सोचा जाता है, वैसे ही अल्फा का डायरेक्शन सोचा जाता है, वैसे ही ओमेगा का डायरेक्शन सोचा जा सकता है। पूरी सीरीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। और जब भी हम इनके डायरेक्शन सोचते हैं तो सब में एक कॉमन बात निकलती है कि घूमते वो प्लेन में है और डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग आती है, प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। तो इन सारे वेक्टर को, किनको किनको? टाउ को, अल्फा को, ओमेगा को, डी थीटा को,
डी थीटा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। ओमेगा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा भी, डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है। तो डी थीटा एंड एल वेक्टर ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स। क्या है, एक्सियल वेक्टर्स। ये एक्सियल वेक्टर एक कैटेगरी बना दी गई है, कैटेगरी है यार एक्सियल वेक्टर, जिनमें एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन आती है जनरली। अगर वो प्लेन में घूम रहे हैं तो एक्सिस के अलोंग, तो वो सब क्या है, एक्सियल वेक्टर्स है। इनकी डायरेक्शन कोई मीनिंग नहीं रखती है, मीनिंग तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही रखेगा, लेकिन डायरेक्शन से हमें यह पता चलता है कि घूम कैसे रहे हैं। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम वेक्टोरियली भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली यार, किसी वक्त पे ओमेगा अगर क्लॉकवाइज है तो एल भी कहां बोला जाएगा, क्लॉकवाइज। ओमेगा की डायरेक्शन अगर अंदर है तो एल की डायरेक्शन भी अंदर है। बात समझ में आ गई है। ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। इनमें थोड़ा वेक्टर की एंट्री अजीब लगती है, इसलिए मैंने टॉर के बाद ही इसमें वेक्टर की बातें करी हैं, वरना सब कुछ हिल जाता है, फिर लगता है पता नहीं क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कोई वेक्टोरियली लिखेगा तो क्या लिखेगा, एल बराबर आई ओमेगा। एक प्योर रोटेटिंग बॉडी, प्योर रोटेटिंग बॉडी, प्योर रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। अब हम एक और बात करने वाले हैं कि कोई भी बॉडी जो ट्रांसलेशन में है उसके अंदर भी एंगुलर मोमेंटम होता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ी देर के लिए डाइजेस्ट करना, मगर मैं ये समझाने वाला हूं। सोचिए यार, ये एक मासलेस रॉड है जिसके किनारे पे मैंने फेविक्विक लगा रखा है। फेविक्विक जो जल्दी से चुटकी में चिपका देता है, थोड़ी देर में चिपका देता है। थोड़ा सा इसमें फूंक मार के रखो, सूखने ही वाला है। और इसमें मैंने थोड़ा सा फेविक्विक इधर भी लगा दिया है ताकि कोई चांस ना है या तो इसका ग्लू काम कर जाए या तो इसका चिपकना तय है। अगर मैंने इसको v की वेलोसिटी दी है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। हेलो, हाँ, नहीं, शायद थोड़ी देर करके चले जाएंगे। बताओ, अच्छा जैसे ये फेविक्विक इसमें जाके चिपकेगा तो बताओ क्या देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों चिपक गए तो अब ये रोटेशन मोशन करने लगेगा, यानी इसके अंदर अचानक से क्या आ गया, ओमेगा आ गया। इसके अंदर अचानक से एल बराबर आई ओमेगा आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो इसका मतलब यार, हम लोग जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते थे तो क्या कहते थे कि कभी भी किसी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इंटरनल फोर्सेस से लीनियर मोमेंटम डेवलप नहीं हो सकता है। एक का कम दूसरे का ज्यादा ऐसा हो सकता है, यानी एक का राइट एक का लेफ्ट ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों को एक सिस्टम मानो, तो टक्कर के दौरान जो कुछ भी हुआ है वो सब इंटरनल था। पहले इसके अंदर रहा होगा तभी तो इसके अंदर आया है, या ऐसे कह दो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम आ गया तो किसी के अंदर तो रहा होगा। तो इसका मतलब इस चलती हुई बॉडी के अंदर भी एंगुलर मोमेंटम था। बस में रह, अभी ये तो छोड़ो यार कि चलती हुई बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशन चलती हुई बॉडी के अंदर एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये भी तो हमने एक बार डिस्कस किया है। सीधे बॉडी चली जा रही है, इस पॉइंट के और कोई बात करे तो क्या उसका एंगल चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है उसके अंदर। तो ये जो एंगुलर वाला कॉन्सेप्ट है ना यार, बहुत ब्रॉड है। अभी हम थोड़ा इजी महसूस कर रहे थे अब से पहले, यहां के बाद थोड़ा सी अजीब बातें हो रही कि लीनियर मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया है, क्या कि कोई लीनियर मोशन में हो, किसी से चिपक जाए तो एंगुलर मोशन डेवलप कर देगा कि नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर पहले से ये टेंडेंसी थी।
कि नहीं? चलो अभी मैं कहूं कि m मास है और ओमेगा से घूमने लगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा, आई ओमेगा। ओके, देखो ये रॉड जीरो मास का था, जीरो मोमेंटम इनर्शिया का था, तो जब इनकी टक्कर हुई तो राइट और लेफ्ट में निग्लिजिबल फोर्स इन्वॉल्व हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फोर्स थोड़ा भी होता तो इसमें इनफाइनाइट अल्फा आ जाता। अरे सोचो, कोई चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, ठीक है, और उसका आई जीरो है, तो अल्फा क्या होगा? भाई आई जीरो है और टॉर्क हल्का सा भी होगा तो अल्फा क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब इस टक्कर के दौरान ना इसको राइट फोर्स मिला है ना इसको लेफ्ट फोर्स, निग्लिजिबल मिला है, क्योंकि कुछ भी मिलता तो इनफाइनाइट। इसका मतलब इसमें कोई फोर्स इंटरनल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो बताओ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v थी तो यहां भी क्या होगी? v होगी। जब फोर्स नहीं मिला तो v में कोई अंतर आया नहीं। अगर v पता चल गया तो ओमेगा हम लिख सकते हैं। ओमेगा क्या होगा? v बाई आर। v बाई आर क्या होता है किसी m मास के पार्टिकल का? किसी m मास के पार्टिकल का आई होता है mr स्क्वायर। l क्या आ गया? l क्या आ गया? mvr। मतलब एक m मास की चीज v स्पीड से चल रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक और इंपॉर्टेंट बात, किसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम इमेजिन कर रहे हैं? तो क्या ये वो पॉइंट है भविष्य में इसी के अबाउट तो ये घूमने वाला है, तो भविष्य में जिसके अबाउट घूमने वाला है उसको एक्सिस मान के हमने एंगुलर मोमेंटम mvr लिखा है। तो ये mvr एंगुलर मोमेंटम किसका है? पॉइंट मास का जो ट्रांसलेशन मोशन में है, किसके अबाउट? अबाउट p। ऑब्वियसली p बदल जाए तो एंगुलर मोमेंटम भी बदल के लिखना पड़ेगा। mvr, क्या ये डेफिनेशन डाइजेस्ट हो रही है कि अगर आई ओमेगा है तो mvr भी होना चाहिए? अब यार इसी डिस्कशन में थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं। ये रॉड है, ये मास है, फेबिक्विक लगा है पूरी बॉडी में, और मैंने इसकी वेलोसिटी v ऐसे दे दी है। नहीं, हाँ, एंगल के साथ दे दी है, एंगल के साथ वेलोसिटी दे दी है। तो क्या वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक पैरेलल। जब ये चिपकेगा तो कौन सा कंपोनेंट असर दिखाएगा? पैरेलल असर। क्यों? वो डेड हो जाएगा, चिपक गया तो डेड हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम में और सटीकता से बात किया जाए तो ये नहीं, बल्कि और mvr परपेंडिकुलर, जैसे टॉर्क में F इंटू आर परपेंडिकुलर, ये mrv परपेंडिकुलर भी लिखा जाएगा तो सेम ही रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा अभी मैं बताऊंगा। बताओ। अच्छा, आर वेक्टर ये है, उसके वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे है। देखो आर के साथ ये कितने एंगल पे? थीटा पे। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या आएगा? v sin थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन बनेगी mvr sin थीटा। एंगुलर मोमेंटम का भी फिलहाल मैं स्केलर आंसर लिख रहा हूं और वो आएगा mvr sin थीटा। mvr sin थीटा, चाहे तुम v को परपेंडिकुलर कर लो चाहे तुम r को परपेंडिकुलर करो, दोनों से यही आंसर आएगा जैसे टॉर्क में आता था। तो l को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया है mvr sin थीटा। डेफिनेशन को मार्क करना चाहता हूं, mvr sin थीटा आएगा। एंगुलर मोमेंटम का दो डेफिनेशन है, mvr परपेंडिकुलर या mr v परपेंडिकुलर। कुछ भी करोगे तो क्या आएगा? mvr, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। तो यार फिजिक्स में जब जब हम कभी ऐसा देखते हैं ए बी साइन थीटा टाइप, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ए बी साइन थीटा जब भी हम फिजिक्स में देखते हैं तो उसको हम
क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन करते बशर्ते सामने वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो। तो इसी को अगर कोई वेक्टोरियली लिखेगा तो क्या लिखेगा, L बराबर एम आर क्रॉस V। ये इसकी वेक्टोरियल डेफिनेशन है। आमतौर पे ये डेफिनेशन केवल दिखाने के दांत हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आ भी जाएं तो क्या तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना वेक्टर में सिखाया जाता है, कर लेना। हर टॉपिक में वेक्टर, हर टॉपिक में रेशियो प्रोपोर्शनलिटी, हर टॉपिक में डायमेंशन एनालिसिस, ये सब अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो फिर टॉपिक ऐसे ही भरता रहेगा। यही तो करते हैं यार, किताब में हर टॉपिक में सब कुछ घुसा देते हैं, तो टॉपिक लगता है कि कभी खत्म होगा कि नहीं, इस तरह का। क्या जनता समझ पा रही है यार, L बराबर एम आर क्रॉस B। मैंने यार देखो पहली बात बताई, कोई बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है तो आई ओमेगा, प्योर ट्रांसलेट कर रही है तो ये। क्या ऐसी बॉडी नहीं हो सकती जो घूम भी रही है और उसके सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी भी है, जो कि किसी पी दूरी पे है? नहीं। तो अब इसके अंदर L क्या होगा, तो देखो यार ये सीधे सीधे हम बात करेंगे कि एक रोटेशन की वजह से आई ओमेगा होगा और एक ट्रांसलेशन की वजह से आर क्रॉस, इनका वेक्टर सम उसके एंगुलर मूवमेंट की कंप्लीट डेफिनेशन है। यानी ये अधूरी डेफिनेशन थी प्योर ट्रांसलेशन की, ये अधूरी डेफिनेशन थी प्योर रोटेशन की, और अब मैं बहुत ब्रॉड सेंस में बात कर रहा हूं जिसको मैथ्स में किसी क्वेश्चन में शायद ही कभी लगाना पड़े। वो ये है आई ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस बी। और आई ओमेगा भी कैसा, ये सीएम के अबाउट घूमेगा, वो वाला ओमेगा सीएम के अबाउट घूम रहा है। एक फ्री बॉडी हमेशा किसके अबाउट घूमती है, सीएम के अबाउट। और आर वेक्टर क्या है, पी से उस सीएम को जोड़ोगे तो ये एक तरह से आर सीएम फ्रॉम पी है, आर सीएम फ्रॉम पी है। ये एंगुलर मोमेंटम की और ब्रॉडर डेफिनेशन है। बात क्लियर है भाई लोग? हाँ, सर्कुलर अभी नहीं आया टेस्ट में, कम था तो टेस्ट कब लिया जाए बताओ? अरे पहले इंटरप्ट क्यों कर रहे हो इसको, थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ाना भी तो है। हाँ इतना हजम हो गया भाई। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और होपफुली शायद अगली क्लास में हो जाए, और अगली क्लास में हो गया तो 3 ही क्लास में खत्म होगा, ज्यादा जल्दी। चौथी है, आज दूसरी है कि मंडे क्या है? आज दूसरी थी ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भैया वो एक क्लास हुई थी, वो 1 घंटे की हुई थी, आधी क्लास थी, 2.5 क्लास हुई अभी। हाँ टेस्ट कब लेना है? अगले फ्राइडे कर लेते हैं, ठीक है, कॉलिजन तक पूरा आएगा, ठीक। बहुत टाइम हो जाएगा यार अगले फ्राइडे। 1 मिनट, ये जो कमिंग फ्राइडे है, हाँ ठीक है, अगले हफ्ते वाले फ्राइडे में, ठीक है।